आज हम एनाटॉमी में ही दूसरे सरल ऊतक, सिंपल ऊतक, स्थूल कोण ऊतक के बारे में जानेंगे। पैरेन्काइमा मृदु ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक, इन दोनों के बारे में तो हमें फिर भी ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा की बात आती है तो हम बहुत अच्छे से इसे नहीं समझा पाते हैं। तो जैसा कि हिंदी का नाम है स्थूल कोण ऊतक, तो ऐसी किसी ऊतक में सेल्स जिनके कि कोने स्थूल हों वो स्थूल कोण ऊतक की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ हमें ये जो एक डायग्राम है इससे हम पहचान सकते हैं। अगर हमें स्थूल कोण ऊतक समझाना हो तो हम इस तरह से सेल्स बनाते हैं और इन से दो सेल्स के बीच में जो कॉर्नर्स हैं उनको हम डार्क दिखा देते हैं। तो इस वजह से ये स्थूल कोण ऊतक कहलाता है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये भी लिविंग सेल्स हैं। तो पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक की तरह ये भी लिविंग सेल्स हैं, क्योंकि दृढ़ ऊतक की सेल्स मृत होती हैं। पैरेन्काइमा की लिविंग है तो ये भी लिविंग है, तो ये चीज़ कॉमन होती है। मृदु ऊतक की सेल में बिल्कुल भी स्थूलता नहीं होती है, लेकिन दृढ़ ऊतक में स्थूलता होती है। तो ये वाला कैरेक्टर ये स्थूल कोण ऊतक से शेयर करता है। तो लिविंग मृदु ऊतक के संग और स्थूलता दृढ़ ऊतक के साथ, इसलिए ये दोनों के बीच की कड़ी भी हम कह सकते हैं। जनरली ये जो सेल्स हैं एक से ही देखने में नज़र आती हैं कि इनके जो कोने हैं वो स्थूल होते हैं, और ये जो स्थूलता है, जो थिकनिंग है, वो हमें यहाँ पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस की मिलती है। कई बार सेलुलोज और पैक्टिन सब्सटेंसेस की जो लेयर हैं वो एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हुए भी दिखती है। तो सेल्स या तो यहाँ आइसोडायमेट्रिक होती हैं देखते हैं, या फिर ये फाइबर्स के रूप में भी प्रेजेंट हो सकती है। अगर ये इस तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो भी हमें आराम से दिखाई देता है कि जो कॉर्नर्स हैं वो इसके स्थूल हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इसके अंदर हमको स्क्लेरिफिकेशन देखने को मिलता है। ज़्यादातर इसमें हमें जो थिकनिंग है वो सेलुलोज और पैक्टिक की ही देखने को मिलती है। तो इसमें थिकनिंग किस प्रकार की है, इस आधार पर हम इसको तीन श्रेणी में बांट सकते हैं। जैसा कि यहाँ बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग ऑन सेल वॉल एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स 3 फॉर्म्स ऑफ कोलेनकाइमा आर रिकॉग्नाइज्ड। तो सेल्स के बीच में थिकनिंग का अरेंजमेंट, किस तरह से सेल्स थिक हो रही हैं, उस आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला है एंगुलर कोलेनकाइमा। एंगुलर का मतलब वही कोने से ही यहाँ पर आ जाता है। तो जो थिकनिंग है वो प्राइमरीली एट द कॉर्नर्स और द एंगल्स ऑफ द सेल्स, ये इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जब हम कोलेनकाइमा का देते हैं, क्योंकि हिंदी में भी स्थूल कोण ऊतक इसीलिए दिया गया है कि स्थूलता कोणों में है। और ज़्यादातर प्लांट्स में जब कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है तो उसमें थिकनिंग कॉर्नर्स में ही पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर धतूरा और लाइकोपर्सिकॉन, धतूरा और टमाटर लाइकोपर्सिकॉन दिया गया है। फिर सेकेंड हमको दिखता है लेक्यूनर और ट्यूबुलर कोलेनकाइमा। जैसा कि यहाँ पर बता रहा है कि थिकनिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू दी वॉल्स ऑफ द रीजन्स बॉर्डनिंग एयर स्पेसेस। तो ऐसी सेल्स जो एयर स्पेसेस के पास हैं, जैसे 2 सेल हैं उसके बीच में एयर स्पेस है, तो उन एयर स्पेसेस के पास पर ये थिकनिंग प्रेजेंट होती है। तो कॉर्नर पर ना होकर जहाँ पर भी एयर, और ऐसी स्थिति में जो एयर स्पेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दीज हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी बड़ी होती हैं, और 2 इंटरसेलुलर स्पेसेस की जो साइड में वॉल आती है सेल्स की, वो दोनों थिक हो जाती हैं। तो ये कंडीशन हमको यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है साल्विया माल्वा, जो हम जनरली अच्छे से जानते हैं, ले सकते हैं। थर्ड टाइप लिखा हुआ है प्लेट और लेमिनर कोलेनकाइमा। जैसा कि बता रहा है थिकनिंग इस तरह से होती है कि सेल प्लेट लाइक नज़र आती है। तो रेडियल थिकनिंग ना होकर टेंजेंशियल वॉल पर होती है, तो उससे जो सेल है वो फ्लैट हो जाती है। फ्लैट होने की वजह से वो प्लेट जैसी नज़र आती है। तो यहाँ लिखा भी है द थिकनिंग अकर्स चीफली ऑन दी
टेंजेंशियल वॉल्स एंड लेसर इन द रेडियल वॉल्स। तो सेल्स की अपर पार्ट पर या रेडियल वॉल्स पर ना होकर के साइड में टेंजेंशियल वॉल पे होती है, और इस वजह से जो सेल है वो फ्लैट हो जाती है, और फ्लैट होने की वजह से वो प्लेट लाइक नज़र आती है। और इसका एग्जांपल यहाँ पे रेफेनस और सेम्बुकस दे रखा है। रेफेनस हम जानते हैं, रेफेनस सटाइवम ब्रेसिकेसी मूली का नाम है, उसमें ये आता है। तो थिकनिंग किस प्रकार की है उस आधार पर हम इसे एंगुलर, लेक्यूलर या ट्यूबुलर, प्लेट और लेमिनर कोलन काइमा में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमको फिर भी ये अच्छे से याद रखना है कि जो मोस्ट कॉमन टाइप कोलन काइमा में थिकनिंग होती है वो एंगुलर या कोणों में ही होती है। तो हम अगर और कुछ नहीं लिखें, अगर हम ये लिख दें स्थूल कोण ऊतक की परिभाषा में कि दो सेलों के बीच में जो कोने हैं, जो कोण हैं, जो एंगल्स हैं, उसमें थिकनिंग होती है और वो स्थूल कोण कहलाता है, तो वो सही होगा। तो हम इतना तो याद रख सकते हैं। तो सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, लिविंग सेल है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें बीच में एक बड़ी वैक्यूल होती है, एक न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जैसा हम अभी बताया, कोलन काइमा पेरेन्काइमा सेल से काफ़ी रिलेट करता है, क्योंकि ये भी लिविंग होता है और केवल कॉर्नर में ही इसमें थिकनिंग होती है, बाकी सेल्स थिन होती हैं। और ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कोलन काइमा स्क्लेन काइमा से प्रोटोप्लास्ट जो इसमें हमेशा रहता है कि ये मेच्योरिटी तक प्रेजेंट रहता है, लिविंग सेल होती हैं, इसलिए ये स्क्लेन काइमा से डिफ़र करता है। इसके बाद हम इसके देख लेते हैं फंक्शंस। तो दीज आर इफेक्टिव मैकेनिकल टिश्यूज coupled with considerable elasticity which gives support to the growing organs। क्योंकि थिकनिंग पूरी सेल्स पे प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से जो सेल्स हैं वो काफ़ी लचीली होती हैं, इलास्टिक नेचर की होती हैं, और ये फिर प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट का भी इस इलास्टिसिटी की वजह से काम करती हैं। क्या मतलब है, दीज प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तब उसको ये लचीलापन, इलास्टिसिटी देती हैं, जिससे कि अगर हवा चल रही है या हिल रहा है प्लांट तो वो थोड़ा सा मुड़ के वापस सीधा हो जाता है। तो बेंड होने की, मुड़ने की जो कैपेसिटी है, क्वालिटी है, वो इस कोलन काइमा टिश्यू की वजह से प्लांट को मिलती है। तो दीज प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ है, द क्लोजली पैक्ड सेल्स विथ थिक वॉल्स हैव द कैपेसिटी ऑफ इंक्रीजिंग इन सरफेस एंड इन थिकनेस व्हेन द ऑर्गन इज स्टिल ग्रोइंग। क्योंकि कॉर्नर पर इसमें थिकनिंग प्रेजेंट है, स्थूलता प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये सेल्स इंटैक्ट रहती हैं जब प्लांट ग्रो करता है, और ग्रो करने के साथ साथ प्लांट लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ता है। तो थिकनेस में जब ये प्लांट बढ़ता है तो ये जो सेल्स हैं लचीली होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, क्योंकि इसमें थिकनेस मटेरियल प्रेजेंट है। तो इस वजह से इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि ये प्लांट को जिस समय वो चौड़ाई में, थिकनेस में बढ़ रहा होता है, उसको थिकन करने में, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ उस समय देने में काम में आती है। इन लीव्स दीज प्रोवाइड सपोर्ट एज दे अकर ऑन बोथ साइड्स ऑफ बंडल्स और इन आइसोलेटेड पैचेस। तो लीफ में जैसा कि यहाँ बहुत क्लियर बताया है कि जो बंडल्स हैं उनके दोनों तरफ ये प्रेजेंट होती हैं, और इस वजह से ये जो लीफ है उसकी सरफेस खुली रहे, वो आपस में रोल अप ना हो जाए, उसमें ये मदद करती हैं। और लास्ट पॉइंट है कोलन काइमा विच हैव क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेटिक फंक्शन। तो कोई भी सेल जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है फिर उसको हम क्लोरन काइमा कहते हैं। और अगर क्लोरन काइमा होगा तो अब हम ये अच्छे से जानते हैं, सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है।
तो कॉलनकाइमा में जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा और उसके खाना बनाने की और स्टोर करने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है। और कई बार ये जो सेल्स हैं कॉलनकाइमा की, ये बंडल शीथ बनाने में, यहाँ पे यह लिखा भी हुआ है, दीज प्रोटेक्ट दी वेस्कुलर बंडल्स और लीव्स बाय फॉर्मिंग कैप और बंडल शीथ लाइक स्ट्रक्चर। तो एक तो ये या तो बंडल शीथ के पास पैचेस में प्रेजेंट होती है लीफ में, और अगर पैचेस में प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्टली वेस्कुलर बंडल्स के बाहर जो बंडल शीथ होती है उसमें कॉलनकाइमा होती है, या ऊपर एक कैप के रूप में ये प्रेजेंट होती हैं। और इस तरह से ये लीफ को जिस समय ये ग्रो कर रही है, मैच्योर हो रही है, प्लेट लाइक अपनी पोजीशन ले रही है, उसको बनने में ये सेल्स मदद करती हैं। तो कॉलनकाइमा को हम अगर ब्रीफ में कहें तो स्थूल कोण उत्तक, ऐसा उत्तक जिसके कोनों में थिकनिंग होती है लेकिन ये मैच्योर होने तक लिविंग होती हैं। थिकनिंग होने की वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को देती हैं। साथ में जब प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, थिकनेस होती है, तो उसमें ये सपोर्ट करती हैं। और इनका एक फंक्शन लीफ के अंदर भी है कि ये लीफ को उसकी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में बना के रखती हैं कि वो रोल अप ना हो जाए, इलास्टिक वो रहे लेकिन खुली हुई प्लेट की फॉर्म में रहे। उसमें भी कॉलनकाइमा का रोल होता है। और अगर हम स्टेम में देखें तो मोस्टली कॉलनकाइमा का टिश्यू हमको जो हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद जो हाइपोडर्मिस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट्स में तो हाइपोडर्मिस की कंप्लीट लेयर मिलती है, पूरी एपिडर्मिस के बाद टोटल कंप्लीट लेयर होती है। और कुछ केसेस में हाइपोडर्मिस में ये पैचेस में प्रेजेंट होती है, पूरी लेयर ना होकर छोटे छोटे पैचेस हाइपोडर्मिस के प्रेजेंट होते हैं। और जनरली उसमें फिर रिजेस एंड फरोज वाली कंडीशन हमको एपिडर्मिस में मिलती है। तो जहाँ पर भी रिजेस होते हैं उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है, और जहाँ पे गड्ढा या फरो होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होती है। तो बहुत सिंपल ये उत्तक है। सारी सेल्स स्थूल कोण उत्तक की बनी होती हैं सेल्स की, इसलिए इसको हम स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। और सरल उत्तक या सिंपल उत्तक की श्रेणी में ये आता है। थैंक यू।